हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 25, 26, 20 और साथ ही साथ ये आपका सिर्फ आपके बीएड एग्जाम के ही लिए नहीं, आपके टीचिंग किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एवं वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई थी? किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो कब आई थी ये अस्तित्व में? तो याद रखना, ये आई थी 17 अगस्त 1995 में ये अस्तित्व में आई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कब हुई थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की? 1961 में, 1 सितंबर 1961 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक थे? तो याद रखना 8 संगठक थे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने देखी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में हुई थी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी, और इसमें कुल 8 संगठक थे। ठीक, नेक्स्ट आता है 5वां नंबर, निम्न में एनसीटीई के कार्य क्या हैं? अब इसके कार्य पूछे गए हैं कि कार्य इसके क्या क्या हैं। पहला है, शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना, शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना, देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। नैक का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो नैक का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि नैक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और नैक संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? तो कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? 8 सीढ़ी पर। ठीक है, तो नैक के बारे में याद रखना, गठन कब हुआ? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? ये 8 सीढ़ी पर ये ग्रेड देता है। इसका मुख्य एजेंडा क्या है? यानी कि नैक का मुख्य एजेंडा क्या है? उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, या उपरोक्त दोनों? तो राइट आंसर क्या होता है? उपरोक्त दोनों, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है और उच्च शिक्षा के संस्थान को मूल्यांकन और मान्यता भी देता है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? तो किस प्रकार का संगठन है? ये स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक के लिए की गई थी? ठीक है, किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक के लिए की गई थी? तो याद रखना, किसकी की गई थी? एनसीईआरटी की ही स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक वृद्धि या सुधार के लिए की गई थी। 15 देखते हैं, एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्थान का प्रतिनिधि होता है? तो किस संस्थान का प्रतिनिधि होता है? एनसीईआरटी का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होता है। एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं? यानी कि पूछ रहा है कि एनसीईआरटी के ऐसे कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भारत के राज्यों की राजधानियों के बीच में स्थित हैं या राजधानियों में स्थित हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 17। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करती है? अनुसंधान का, विकास का, प्रशिक्षण का? तो उपरोक्त इन सभी कार्यों का संचालन एनसीईआरटी करती है।
चीयर परियोजना किसने शुरू की थी? तो चीयर परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने ही चीयर परियोजना की स्टार्ट की थी। एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए थे? तो 4th और 5th क्लास के बच्चों जो शिक्षक थे उनके लिए बोला था कि बच्चों को आपको थोड़ा सा अलग एजुकेशन देनी चाहिए, बाहरी दुनिया से रिलेट करके। तो 4th और 5th के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे। एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किन की स्थिति का अध्ययन किया? बच्चों के शिक्षकों के 2 स्कूल शिक्षक वाले स्कूल के या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाता है आपका उपयुक्त सभी। यानी कि एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से बच्चों के लिए भी अध्ययन किया, शिक्षकों की भी अध्ययन किया, 2 शिक्षक वाले स्कूल का भी अध्ययन किया। तो इन सभी का ही अध्ययन उन्होंने किया। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? तो एनसीईआरटी ही आयोजित कराता है। निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? तो अभी ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, कौन होता है? एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए? तो किसमें? एक तो हिंदी में तैयार किए थे, दूसरा गुजराती में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ए और सी दोनों ही इसका राइट आंसर है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ईटीवी प्रोग्राम किए थे? ठीक है, तो कितने ईटीवी प्रोग्राम किए थे? तो 70 ईटीवी प्रोग्राम किए थे। एनसीईआरटी निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? पाठ्य पुस्तक का, अभ्यास पुस्तक का, शिक्षकों के लिए गाइड का। तो उपर्युक्त सभी का एनसीईआरटी ही प्रकाशन करती है। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वो इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? तो जो प्राइमरी टीचर या प्राइमरी शिक्षक है ये हिंदी भाषा में है। ठीक है, ये वाली पत्रिका किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? तो जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन जो ये त्रैमासिक नहीं है, बाकी प्राइमरी टीचर, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस, ठीक है, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, ये सभी क्या हैं? आपके त्रैमासिक हैं। ठीक है, तो ये कौन सी त्रैमासिक नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन ये त्रैमासिक नहीं है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है? तो प्राइमरी शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर, इंडियन एजुकेशन रिव्यू यानी भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पत्रिकाएं कैसी हैं? त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं जो कि एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित होती हैं। एनसीईआरटी के कौन से विभाग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? शिक्षा प्रशासन विभाग, विज्ञान शिक्षण विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। तो ये सभी जो है अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट हैं। एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? सामाजिक, दार्शनिक, तुलनात्मक। तो उपयुक्त सभी से ही संबंधित होते हैं। इस तरीके से हमने टोटल 34 क्वेश्चंस देखे जो कि हमारा क्या था? चैप्टर नंबर 25 का था। अब हमें देखना है चैप्टर नंबर 26। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। सो देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पूछा गया है कि एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एससीईआरटी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस से क्या हो जाएगा? एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ। ठीक है, तो राज्य एजुकेशन रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान एंड ट्रेनिंग, यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रशिक्षण। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी होता है तो वहाँ पर नेशनल हो जाता है एस की जगह पर, बस बाकी पूरा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1981 में ही एससीईआरटी की स्थापना की गई थी। एससीईआरटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, शिक्षा के विकास में सहयोग देना या उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एससीईआरटी, राज्य की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना ही एससीईआरटी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दूसरा भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता है। उपरोक्त सभी ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के विभाग हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में, यानी कि जो एससीईआरटी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो
ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। SCERT के निम्न में से कौन सा मुख्य विभाग है? तो SCERT के निम्न में से मुख्य विभाग की अगर हम बात करें तो श्रव्य दृश्य श्रव्य विभाग, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग, विदेशी भाषा विभाग, तो ये सभी जो है SCERT के मुख्य विभाग में होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है? ठीक है, किसका ये विभाग है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का ही एक विभाग है, जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य क्या क्या हैं? विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आकलन करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य कार्य होता है? तो किसका मुख्य कार्य होता है? ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्य होता है। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके रिपोर्ट को वो राज्य सरकार के पास भेजे। राज्य की जनसंख्या, शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? यहाँ पर SCERT को ही दिया जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किसको दिया जाता है? तो ये भी आपको SCERT का ही दिया जाता है कि राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य SCERT ही संभालेगा। भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिव्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था? तो कब किया था? तो राइट ऑप्शन है आपका अगस्त 1985 में। देश के प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? केवल और केवल एक ही डाइट होती है एक डिस्ट्रिक्ट की। डाइट के मुख्य कार्य क्या हैं? ठीक है, तो प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताओं में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यताओं में वृद्धि करना, प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी ही डाइट के कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा टोटल 16 क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 25-26 के थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे 27 नंबर चैप्टर, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर है 27 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 है सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सार्वभौमिकरण, सर्वव्यापीकरण, सार्वजनिकरण। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा हो, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यहाँ पर जो देश के हर बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नहीं, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया था? तो सार्वभौमिकरण शिक्षा का प्रारंभ अगर हम पूछा जाए तो कब किया गया था? तो ये आता है आपका देश के स्वतंत्रता के उपरांत ही किया गया था। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा को सार्वभौमिक करने को प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? तो प्रथम अभ्यास जो शुरू था वो सर्व शिक्षा अभियान ही था, यानी कि सबको शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, इसको आप ना शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ जो है वो शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, ये बात यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऐसा करना आप इसमें देश के हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर कर देना। क्लियर? सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब हुआ था? देश की स्वतंत्रता उपरांत हुआ था। शिक्षा को सार्वभौमिक करने को प्रथम प्रयास किस अभियान से माना जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया? तो किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया? यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत ही ये किया गया था।
7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना जिसको आप मिड डे मील कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये सभी जो हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कार्यक्रम थे। सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था? तो किसको बढ़ावा देने के लिए कहा गया था? सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। सर्व शिक्षा के अभियान की उपलब्धियां क्या थी? स्कूलों का निर्माण कराया जहां स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था करवाया, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था की गई। उपरोक्त सभी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की उपलब्धियां हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? ठीक है, तो किसको बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डैश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो किसका ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? भारत सरकार का ही सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए थे? क्यों शुरू किए गए थे? बालकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो मिड डे मील था और सर्व शिक्षा अभियान था, इसका मतलब ये था कि अधिक से अधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट किया जा सके। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किसके लिए प्रोत्साहित करती हैं? तो राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं जो हैं वो बच्चों को किसके लिए? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए, सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए, उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता एवं उनकी पसंद के अनुसार गतिविधियों को परिशीलन करने के लिए। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्था थी वो बच्चों को उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता, अपनी पसंद के अनुसार गतिविधि करने का उनको प्रोत्साहित करती है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना था इसमें यह था कि सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की जाए। शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है प्राचीनतम, मध्यकालीन, आधुनिकरण। देखो जो सार्वभौमिकरण है, यूनिवर्सलाइजेशन, ये आधुनिकतम है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य था? बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी बच्चे का सभी तरीके से विकास हो, नैतिक, चारित्रिक सभी विकास हो, समाज के साथ एडजस्ट हो सके। तो इनमें से सभी। सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? तो सार्वभौमिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश, धारणा, प्रगति, ये सभी ही इसके पक्ष हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यह स्वीकार करती है जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति, मत का ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत गलत हैं। ये जो बोल रही है बात ना, प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति, मत का ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। सभी वर्ग के लिए अलग अलग शिक्षा तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये दोनों को तो गलत हो गए, तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या आपका? ए। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखें। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वो 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द कहे गए थे संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे भारत की कल क्या कंडीशन होगी? देश के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो यह कथन कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं, कौन कौन सी? अनिवार्य शिक्षा,
अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना, अवरोधन, संसाधनों की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, तो ये सभी जो है वो सार्वभौमिकरण में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अपव्यय व अवरोधन के कारण क्या हैं? तो निर्धनता, रूढ़िवादिता, अभिभावकों व शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो अभिभावक हैं शिक्षा के प्रति वो जागरूक नहीं है, निर्धन है, रूढ़िवादी हैं, तब वहाँ पर अपव्यय व अवरोधन का कारण हो जाता है। संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या है? बालक के शारीरिक मानसिक विकास से संबंधित शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है ये संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। अपव्यय व अवरोधन के कारण नहीं है, तो क्या कारण नहीं है? कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, तो इससे तो अपव्यय होगा। ठीक है, उपस्थिति में अनियमितता, तो ये भी नहीं है। और विद्यालय तक बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, पुस्तकीय शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि, तो अपव्यय व अवरोधन के कारणों में नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि इसमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जनसंख्या वृद्धि, ये अलग से ही है। तो अपव्यय और अवरोधन के कारणों में क्या नहीं होगा? जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय क्या क्या हैं? तो शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की जाए, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इससे शिक्षा को सार्वभौमिक किया जा सकता है। अपव्यय का अर्थ क्या है? शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ना, एक से अधिक बार एक ही कक्षा में पढ़ना, या दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में ही विद्यालय छोड़ देना अपव्यय का अर्थ कहलाता है। अवरोधन का अर्थ क्या है? अध्ययनरत बालक को बीच से ही विद्यालय से हटा लेना, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा से एक अधिक बार रोका जाना, स्कूल ना भेजना, या इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक बच्चे को एक निम्न कक्षा से एक से अधिक बार रोका जाना। ठीक है, तो अवरोधन का मतलब होता है एक ही क्लास में बार बार रुकना, यानी कि अवरोध हो रहा है। अपव्यय का मतलब होता है कि व्यय कर दिया उसने, मतलब पूरा फीस मतलब सब कुछ कर दिया था लेकिन बीच में ही विद्यालय छोड़कर जाना पड़ा, तो वो अपव्यय हो गया। अपव्यय व अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है? तो किस शिक्षा स्तर का है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। 30वां क्वेश्चन है, अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति है? यशपाल समिति, सार्जेंट समिति, हर्टेग समिति, या जाकिर हुसैन समिति? तो राइट ऑप्शन है हर्टॉग समिति जो है वो अपव्यय अवरोधन से संबंधित समिति है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कवर किए टोटल 25, 26, 26, 27, 28 नंबर चैप्टर। ठीक है, सॉरी यार 25, 26, 27 किया। ठीक है, मूड खराब हो गया है। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर कवर किए। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा मैं मैराथन कर देती हूँ, यानी कि सभी चैप्टर को 28 से लेकर 31 का आपका पूरा का पूरा एक वीडियो में डाल देती हूँ, ताकि आप सभी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ यार जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।